नमस्कार, मैं राजश्री स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज श्री डूंगरगढ़ आप सबका पॉलिटिकल साइंस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रथम वर्ष के पुस्तक राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार के तहत अंतर अनुशासनात्मक उपागम के बारे में। अंतर अनुशासनात्मक उपागम किसे कहते हैं? वस्तुतः ये एक अध्ययन पद्धति है और इसका अर्थ है कि जो सामाजिक विषय हैं उन विषयों का अध्ययन जो उनका अध्ययन करने वाला है वो अध्येता है, वह सिर्फ अपने विषय का अध्ययन नहीं करके अन्य सामाजिक विषयों के साथ तालमेल स्थापित करके अध्ययन की पद्धति को अपनाता है। क्योंकि जैसे राजनीतिक विज्ञान एक सामाजिक विषय है तो सामाजिक विषय किसी दूसरे विषयों से बिल्कुल पृथक नहीं हो सकता। वो जो समाज के अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जैसे कि आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, उन सब से बहुत अधिक प्रभावित होता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीतिक विज्ञान में भी जब व्यवहारवाद क्रांति हुई तो उसमें यह सोचने पर जो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस विषय पर विचार किया कि राजनीतिक विज्ञान को पूर्ण रूप से एक पृथक विषय के रूप में हम नहीं रख सकते। इसलिए व्यवहारवाद क्रांति के माध्यम से राजनीतिक विज्ञान को अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ सह संबंधित करके पढ़ा जाने लगा और इसी को अंतर अनुशासनात्मक उपागम कहा गया। अर्थात राजनीतिक विज्ञान को अन्य समाज विज्ञानों के साथ सह अस्तित्व के साथ संबंधित करके उनका अध्ययन करने की प्रवृत्ति विकसित हुई और इसके तहत अर्थशास्त्र है, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, नीतिशास्त्र, दर्शन शास्त्र जैसे जो अन्य सामाजिक विषय हैं उनके साथ राजनीतिक विज्ञान को जोड़कर पढ़ा जाने लगा। तो राजनीतिक विज्ञान के इतिहास में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की विभिन्न धाराएं पहचानी जा सकती हैं और इसके तहत हम देखते हैं कि जब इस प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था 1908 में, आधुनिक समय में 1908 में ग्राहम वालास की जो पुस्तक आई थी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स तथा आर्थर बेंटले की जो पुस्तक आई थी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, और उन्होंने राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए मनोविज्ञान और लोगों के वास्तविक आचरण का उन्होंने सहारा लिया था। और बेंटले ने जो उनकी पुस्तक थी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने अपनी पुस्तक में सामाजिक संगठन पर बल दिया और उनका जो चिंतन था वो काफ़ी हद तक समाजशास्त्र से प्रभावित था और उन्हें दबाव गुटों, राजनीतिक दलों, चुनावों, जनमत के अध्ययन पर विशेष बल दिया था। इसी तरह से जो अन्य राजनीतिक जो समाजशास्त्री थे अर्थात जो राजनीतिक वैज्ञानिक थे और समाजशास्त्र के भी वो विषय के ज्ञाता थे, जैसे मैक्स वेबर है, रॉबर्ट मिचल्स हैं, तो उन्होंने भी समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान को आपस में जोड़कर पढ़ने की कोशिश की थी। इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीतिक विज्ञान को अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ मिलाकर पढ़ा जाने लगा और यही दृष्टिकोण फिर अंतर अनुशासनात्मक उपागम के रूप में विकसित हुआ। अब हम राजनीतिक विज्ञान को जो अन्य सामाजिक विज्ञान हैं उनके साथ जोड़ें और उनको देखें तो हम देखते हैं सबसे पहले राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र को। चूँकि हम जानते हैं कि समाजशास्त्र में संपूर्ण समाज का और संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है और वो संपूर्ण समाज का शास्त्र कहलाता है। इसके संबंध में रोजर हॉफर ने लिखा है कि राज्य अपने विकास के प्रारंभिक चरणों में एक सामाजिक संस्था ही थी, अतः राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है क्योंकि राजनीति और समाजशास्त्र अखंड है और वास्तव में वो एक ही तस्वीर के दो पहलू हैं। समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान के आधार के रूप में रहा है क्योंकि समाजशास्त्र संपूर्ण सामाजिक परिस्थितियों, संबंधों का अध्ययन करता है और ये बताता है कि सामाजिक परिवर्तन तथा विकास के क्या नियम हैं। राजनीतिक सिद्धांतों और संगठन का उद्देश्य सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर भी विकसित होता है। जहाँ समाजशास्त्र के अध्ययन में राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित ज्ञान को आधुनिक युग के पर्याय के रूप में प्रभावित किया जाता है और यही कारण है कि हम देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत
समाजशास्त्र के बारे में सबसे अधिक बात करते हैं। राजनीतिक सिद्धांतों में गत 40 वर्षों में जो भी परिवर्तन हुए हैं वो ही विकास की दिशाएं उसके तहत राजनीति शास्त्र में दिखाई देती है, क्योंकि राजनीति शास्त्र समाज से प्रभावित होता है, क्योंकि जो राजनीति है वो समाज में घटित होती है, समाज के माध्यम से वो आगे बढ़ती है। तो राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वहीं से राजनीति विज्ञान समाज से ही अपने विषय को उठाता है। इसके संबंध में गार्नर कहता है कि राजनीति वास्तव में सामाजिकता में घड़ी हुई है। यदि राजनीतिक विज्ञान समाजशास्त्र से भिन्न है तो इसका कारण सिर्फ ये है कि समाजशास्त्र है उसका क्षेत्र बहुत अधिक है और राजनीतिक विज्ञान है वो समाजशास्त्र के माध्यम से समाजशास्त्र से ही अपने विषय ग्रहण करते हैं। इस प्रकार समाजशास्त्र से पृथक करके उसकी किसी प्रकार की निश्चित सीमाएं राजनीति विज्ञान को नहीं है, यानी कि राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र से ही अपने विषय को समाज से ही अपने विषय को ग्रहण करता है। अब राजनीतिक विज्ञान हालांकि अब हम देखें कि यहाँ राजनीति तो समाजशास्त्र से अपने आधार को ग्रहण करती है, लेकिन राजनीति समाजशास्त्र को क्या देती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो राज्य की उत्पत्ति, संगठन, ध्येय, उसके कार्यों आदि का अध्ययन करता है और समाजशास्त्र के जो राज्य संबंधी विशिष्ट ज्ञान है वो कहाँ से प्राप्त करता है, वो राजनीति विज्ञान से प्राप्त करता है। जैसे कि गेटल ने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान समाजशास्त्र को समाज की सामान्य रूपरेखा के तौर पर वो घटनाएं प्रदान करता है जिसका संबंध राज्य के संगठन और कार्यों से होता है। इस तरह से राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के पारस्परिक संबंध का एक परिणाम है। इस तरह हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। हालांकि उनमें कुछ अंतर है। यदि क्षेत्र की दृष्टि से अंतर देखें तो उनका क्षेत्र है वो समान नहीं है। समाजशास्त्र का क्षेत्र राजनीति विज्ञान से बहुत अधिक है, क्योंकि राजनीति विज्ञान है वो सिर्फ मनुष्य के राजनीतिक जीवन, राज्य और शासन जैसे संस्थाओं का ही अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र है ये मनुष्य के सारे कार्य व्यापार को देखता है, परिवार, धर्म, व्यापार, संघ आदि जो जितने भी सामाजिक संस्थाएं उन सब का अध्ययन करता है। इस तरह से यहाँ गिलक्रास्ट कहते हैं कि समाजशास्त्र हालांकि बहुत विस्तृत है क्योंकि और राजनीति शास्त्र एक विशिष्ट है, तो समाजशास्त्र एक विस्तृत विषय है। तो क्षेत्र की दृष्टि से दोनों में थोड़ा अंतर है। अध्ययन सामग्री की दृष्टि में दोनों में अंतर यह है कि राजनीतिक विज्ञान का संबंध केवल संगठित समुदायों और व्यक्तियों से है, जबकि समाजशास्त्र जो संगठित और असंगठित जितने भी समुदाय हैं, जितने भी संगठन हैं समाज में, वो उन सब का अध्ययन करता है। उद्देश्य की दृष्टि से अंतर यह है कि समाजशास्त्र एक वर्णनात्मक विषय है, यानी वो सिर्फ ये अध्ययन करता है कि समाज में क्या हो चुका है, क्या हो रहा है, सिर्फ इन्हीं का अध्ययन करता है और वो उन्हीं का वर्णन करता है समाजशास्त्र, इसलिए वर्णनात्मक जो विषय है। जबकि राजनीतिक विज्ञान एक आदर्शपरक विषय है, क्योंकि वो क्या हो चुका है, क्या है, इसके साथ साथ इस बात का भी अध्ययन करता है कि भविष्य में क्या होना चाहिए। इसलिए राजनीतिक विज्ञान है वो समाजशास्त्र से भिन्न है, क्योंकि ये आदर्शपरक विज्ञान है। आगे हम देखें राजनीतिक विज्ञान और इतिहास के संबंधों के बारे में बात करें तो राजनीति विज्ञान और इतिहास एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इसके संबंध में सीले कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है और इतिहास के बिना राजनीतिक विज्ञान का कोई मूल नहीं है। और इस तरह से सभी विचारक राजनीतिक विज्ञान और इतिहास के घनिष्ठ संबंध को स्वीकार करते हैं। और इनके दोनों संबंधों की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इतिहास ने राजनीतिक विज्ञान को क्या दिया है। तो राजनीतिक विज्ञान है वो वास्तव में इतिहास पर ही निर्भर है, क्योंकि राज्य और राजनीतिक संस्थाएं एक विशेष समय में निर्मित न होकर ये विकास का परिणाम होती है और वो विकास इतिहास के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है और उन्हें पूर्णतः समझने के लिए हमें इतिहास के आधार पर उनके विकास क्रम का अध्ययन करना पड़ता है। इस प्रकार राजनीतिक विज्ञान अपनी समस्याओं के अध्ययन करने के लिए इतिहास के तहत जाती है और इतिहास में ही ये देखने की कोशिश करती है कि इन संस्थाओं का किस तरह से विकास हुआ, उनके पीछे क्या कारण थे और वर्तमान स्वरूप संस्थाओं का किस स्वरूप में है, वो उसके पीछे क्या कारण रहा है। तो जेलिनेक ने कहा है कि संस्थाओं के उचित अध्ययन के लिए चाहे वे राजनीतिक, कानूनी या सामाजिक हो, ऐतिहासिक अध्ययन को आधार बनाने की आवश्यकता एक स्वयं सिद्ध तथ्य है। इसलिए राजनीति विज्ञान है इतिहास पर बहुत प्रभावित है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि इतिहास राजनीति को एक प्रयोगशाला या पथ प्रदर्शक के रूप में भी कार्य करता है।
क्योंकि मानव इतिहास में राजनीतिक क्षेत्र में अनेक प्रकार कार्य किए, इतिहास में जो है राजनीतिक क्षेत्र के संदर्भ में अनेक प्रकार के कार्य किए होते हैं और उन कार्यों में किस कार्य में सफलता मिली, किस असफलता होती है, तो इस सब का वर्णन इतिहास में हमें देखने को मिलता है। तो राजनीतिक विज्ञान है इतिहास के माध्यम से अपने एक प्रेरणा या एक पथ प्रदर्शक ग्रहण करता है इतिहास को कि किस प्रकार किस नीतियों से क्या परिणाम रहा और किस प्रकार की नीतियाँ अब वर्तमान में अपनाई जा सकती है। इतिहास इस बात का राजनीतिक विज्ञान को एक संपूर्ण डाटा या आधार उसको प्रदान करता है। ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर ही वर्तमान राजनीतिक जीवन में सुधार किस करने तथा भविष्य में उनको किस प्रकार को अधिक परिष्कृत किया जाता है, तो हमें इतिहास के माध्यम से सीखने को मिलता है। तो विलो भी कहते हैं कि इतिहास राजनीतिक विज्ञान की तीसरी दिशा दर्शाता है और उसी लॉर्ड एक्टन ने भी इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि राजनीतिक विज्ञान इतिहास की धारा में उसी भांति संचित है जैसे कि नदी की रेत में सोने के कण, क्योंकि इतिहास ही राजनीतिक विज्ञान को प्रेरणा प्रदान करता है, उसको पथ प्रदर्शक प्रदान करता है कि किस प्रकार की नीतियाँ अपनाने से किस प्रकार के परिणाम निकले हैं। अब हम देखते हैं कि इतिहास से राजनीतिक विज्ञान बहुत प्रभावित है, तो राजनीतिक विज्ञान से इतिहास कैसे प्रभावित है? चूँकि इतिहास जो संपूर्ण इतिहास होता है वो राजनीतिक विचारधाराओं और इन विचारधाराओं के परिणाम स्वरूप घटनाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। इतिहास जैसे अमेरिका के इतिहास में जॉर्ज वॉशिंगटन थे, अब्राहम लिंकन, उनके सिद्धांत थे, मुनरो सिद्धांत, ट्रूमैन सिद्धांत, आइजनहॉवर की योजनाएं, ये सब थी। तो उनसे वर्तमान स्वरूप में इन घटनाओं से ही इतिहास का स्वरूप निर्धारित होता है। भारत के इतिहास में देखें तो अशोक, चंद्रगुप्त, बाबर, शाहजहां, जहांगीर आदि जो भी मुगल शासक थे उनकी जो राजनीतिक कार्यों और उपलब्धियों को निकाल दें तो इतिहास में कुछ नहीं बचता है। यानी कि इतिहास को राजनीति है वो एक आधार प्रदान करती है, उसको घटनाएं लिखने के लिए घटनाएं उनको प्रदान करती है और राजनीतिक माध्यम घटनाएं होती है उन्हीं से इतिहास बनता है। यदि इन राजनीतिक घटनाओं को इतिहास से निकाल दिया जाए तो इतिहास के पास भी कुछ शेष नहीं रहता है। तो इस प्रकार से इतिहास को अध्ययन सामग्री है राजनीतिक विज्ञान प्रदान करता है। जो राजनीति तत्काल में घटित होती है उनको वो ही इतिहास के लिए एक सामग्री का कार्य करते हैं। यदि हम भारत के इतिहास में से मुगल प्रशासन या अंग्रेजों का इतिहास निकाल दें तो फिर क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। तो इतिहास ही राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान ही इतिहास को तथ्य, आंकड़े या सामग्री प्रदान करती है। इसलिए लिकोक ने कहा है कि इतिहास है वो बहुत कुछ उसका बहुत कुछ भाग है वो राजनीतिक विज्ञान ही है। इस प्रकार की सामग्री के अतिरिक्त राजनीतिक विज्ञान है इतिहास को एक दृष्टिकोण प्रदान करता है जिसके आधार पर उसको घटनाओं को वास्तविक अर्थों में समझा जा सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो राजनीतिक विचारधाराओं के परिणाम स्वरूप ही घटती है। जैसे राजनीतिक जो विचारधाराएं हैं वो ऐतिहासिक घटनाओं को जन्म देती है। जैसे फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, कार्ल मार्क्स से जो सोवियत संघ की राज्य क्रांति हुई, गांधी जी के विचारों की जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो निर्णायक प्रभावित रहा था, इस तरह से स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय जैसे राजनीतिक विचार हैं वो ही भूतकाल में इतिहास की घटनाओं को प्रभावित करते हैं और ऐसा आज भी कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक विज्ञान इतिहास को राजनीतिक विचारधाराओं के माध्यम से उनको प्रभावित करते हैं। उसी से जो ऐतिहासिक घटनाएं घटित होती हैं और फिर वो इतिहास के विषय के रूप में विषय बनती है और इतिहास उसके संबंध में इतिहास लिखा जाता है। ये हुई उन दोनों के राजनीतिक विज्ञान और इतिहास की आपस में पूरक होने की बात। तो उन दोनों में कुछ जो अंतर हैं या जो एक दूसरे से जो प्रभावित नहीं होते हैं, तो अंतर ये देखते हैं कि दोनों की जो अध्ययन पद्धति में बहुत अंतर है। इतिहास की घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है और इतिहास एक वर्णनात्मक है, यानी कि क्या है, क्या हो चुका है, इनका अध्ययन करता है। जबकि राजनीतिक विज्ञान है वो उसकी अध्ययन सामग्री है वो चयनात्मक होती है, पर्यवेक्षणात्मक और विचारात्मक अध्ययन पद्धति पर वो आधारित है। इसलिए प्रोफेसर बार्कर ने कहा है कि यद्यपि इतिहास तथा राजनीतिक विज्ञान की सीमाएं प्रारंभ से अंत तक समान है, परंतु वास्तव में दोनों एक दूसरे से भिन्न तथा स्वतंत्र हैं। अध्ययन के अलावा इन दोनों के क्षेत्र का अंतर ये है कि राजनीतिक
जो विज्ञान है और व्यक्ति की राजनीतिक तथा जीवन तथा सामाजिक जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उन्हीं का अध्ययन करता है। लेकिन इतिहास जो है राजनीतिक विज्ञान की अपेक्षा व्यापक है। ये भूतकालीन जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक इन सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। अंतर भी जो उद्देश्य है उनमें भी दोनों का अंतर है, क्योंकि इतिहास घटनाओं का यथावर्ण यानी कि जिस तरह से घटित होती है उसी क्रम में उनको वर्णन कर देता है, और भविष्य में क्या होना चाहिए इसके संबंध में उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, क्योंकि वो वर्णनात्मक है। उसका कार्य सिर्फ जो घटित हुआ है उनकी घटनाओं का वर्णन करना होता है। जबकि राजनीतिक विज्ञान भूत और वर्तमान अवस्थाओं का भी अध्ययन नहीं करता, वरन ये भविष्य में क्या होना चाहिए इस बात का भी अध्ययन करता है। अतः कहा जा सकता है कि इतिहास का अध्ययन यथार्थात्मक होता है, जबकि राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन आदर्शात्मक होता है। इस प्रकार राजनीतिक विज्ञान तथा इतिहास में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है और वो पारस्परिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं एक दूसरे को छूते हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हुए भी एक दूसरे से पृथक विषय रहते हैं। अब हम राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र की बात करें तो राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र भी एक बहुत हम देख सकते हैं कितने घनिष्ठ संबंध है दोनों, क्योंकि राजनीति हमेशा आर्थिक नीतियों से प्रभावित होती है, अर्थशास्त्र से प्रभावित होती है, और अर्थशास्त्र है इकोनॉमी है वो हमेशा राजनीतिक नीतियों से प्रभावित होती है, राजनीतिक घटनाओं से प्रभावित होती है। और इकोनॉमी में उतार चढ़ाव है वो कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव के साथ प्रभावित होते हैं। राजनीतिक जो नीतियाँ निर्धारित करते हैं वो अर्थव्यवस्था के आधार पर उनकी नीतियों का निर्धारण किया जाता है। इसी प्रकार हम प्राचीन भारत में देखें तो जो कौटिल्य ने राजनीति पर जो पुस्तक लिखी थी उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम ही अर्थशास्त्र दिया है। और अरस्तु की जो पुस्तक है वो राजनीति था। लिको के नागरिक प्रशासन पर द्वितीय लेख, सेकेंड ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, इन विषयों का उन्होंने विवेचन किया है। वर्तमान में भी राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र पूर्ण रूप से संबंधित है। मिशेल के शब्दों में अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवहार में मनुष्य के अध्ययन करता है। ये वह व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों के उस भाग का परीक्षण करता है जिसका भौतिक पदार्थों की प्राप्ति एवं उसके प्रयोग के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। तो भौतिक पदार्थों के साथ अर्थशास्त्र का घनिष्ठ संबंध रहता है। तो अर्थशास्त्र जो ज्ञान की एक पृथक शाखा के रूप में हालांकि वह पृथक है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान से बहुत अधिक संबंधित है, घनिष्ठ हैं। इनका दोनों की घनिष्ठता इस बात से हम देख सकते हैं कि दोनों के उद्देश्य समान हैं। कैसे कि दोनों ही विज्ञानों का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण है। एक का लक्ष्य राजनीतिक कल्याण है तो दूसरे का अर्थ है उद्देश्य है आर्थिक कल्याण। मनुष्य के आर्थिक कल्याण की सिद्धि अराजकता और अशांति के वातावरण में कभी नहीं हो सकती, इसलिए शांति और व्यवस्था की स्थापना करना राज्य का कार्य है, इसलिए ये आवश्यक कार्य माना जाता है और ये राजनीतिक विज्ञान का विषय है। और यदि हम देखें अर्थशास्त्र राजनीतिक विज्ञान को क्या देता है तो सबसे पहले हम देखें कि राजनीति संस्था का उदय व विकास आर्थिक अवस्थाओं का परिणाम रहा है। जो आर्थिक गतिविधियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ हैं वो परिस्थितियाँ हमेशा कहीं न कहीं राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती आई है। कार्ल मार्क्स ने तो यहाँ तक कहा है कि किसी युग में संपूर्ण सामाजिक जीवन के स्वरूप का निर्धारण किसके द्वारा होता है? आर्थिक परिस्थितियों के माध्यम से किस तरह से सामाजिक और राजनीतिक जीवन होगा इसका निर्धारण किया होता है। तो वर्तमान में भी सरकार के स्वरूप की अर्थ व्यवस्था के आधार पर निर्धारण किए जाते हैं, जैसे पूंजीवादी प्रजातंत्र और साम्यवादी प्रजातंत्र, दो जो आर्थिक जो व्यवस्थाएं हैं वो अर्थव्यवस्था पर ही आधारित है। पूंजीवादी और जो साम्यवादी व्यवस्थाएं हैं वो उनकी अर्थव्यवस्था के स्वरूप, उनकी नीतियों के कारण ही वो अलग अलग मानी जाती हैं। इस तरह से इसी प्रकार सब स्वीकार करते हैं कि आर्थिक जो जनतंत्र है उसके अभाव में राजनीतिक जनतंत्र असंभव है। यानी कि जब तक आर्थिक क्षेत्र में समानता और स्वतंत्रता जैसे शब्द नहीं लागू हो सकते तब तक राजनीतिक क्षेत्र में भी स्वतंत्रता बेमानी है। इसलिए आर्थिक राजनीतिक संस्थाओं का उदय व विकास है वो अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है और राज्य की जो नीति है वो अर्थव्यवस्थाओं पर ही निर्भर करती है। कोई भी राज्य कितना तभी जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता है, शक्तिशाली होता है, तभी उसकी राजनीतिक नीतियाँ भी परिपक्व होती है। राजनीतिक नीतियाँ हैं उनकी भी अधिक मान्यता होती है, वो अधिक प्रभावी होती है। और यदि आर्थिक दृष्टि से कोई कमज़ोर राष्ट्र है तो उसकी राजनीतिक नीतियों की भी विश्व में पूछ नहीं होती है। तो राजनीति है वो अर्थव्यवस्था से पूर्ण रूप से प्रभावित होती है।
इस चीज़ का हम देख सकते हैं कि वर्तमान स्वरूप में चीन जितना शक्तिशाली राज्य होता जा रहा है, तो इसके पीछे प्रमुख कारण यही है कि उसकी अर्थव्यवस्था, उसने विश्व में अपना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाता है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। आर्थिक दृष्टि से वो बहुत मजबूत और शक्तिशाली है, जिसके कारण वह विश्व की सैनिक दृष्टि से सबसे शक्तिशाली देश जो महाशक्ति है अमेरिका, उसको भी टक्कर दे रहा है। और कहीं ना कहीं अपनी अर्थ के आधार पर, अपनी अर्थव्यवस्था के आधार पर वो राजनीतिक क्षेत्र में भी अमेरिका से आगे जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था है और राजनीति विज्ञान को बहुत अधिक प्रभावित करती है। और इसी तरह से राजनीति विज्ञान है वो भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं, क्योंकि राजनीतिक घटनाएँ आर्थिक गतिविधियों के परिणाम से ही होती हैं। जो राजनीतिक क्षेत्र की अनेक घटनाएँ आर्थिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। इसके अलावा हम देखें कि जो राजनीतिक क्षेत्र की घटनाएं हैं वो अर्थव्यवस्था से प्रभावित होती है, आर्थिक घटनाओं से प्रभावित होती है। तो ये अर्थव्यवस्था, ये अर्थशास्त्र का राजनीतिक विज्ञान पर प्रभाव है। अब हम देखते हैं कि राजनीतिक विज्ञान अर्थशास्त्र को कैसे प्रभावित करता है। इसके तहत हम देख सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है वो प्रशासनिक स्तर पर निर्भर करती है। किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था यदि सुदृढ़ है, राजनीतिक व्यवस्था सुदृढ़ है और वो प्रॉपर तरीके से राजनीतिक संस्थाएं संचालित हो रही है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था को विकसित होने के लिए मौका मिलता है और वो एक जो सकारात्मक वातावरण में अर्थव्यवस्था विकसित होती है। तो इस तरह से जो राजनीतिक व्यवस्था है वो उसको समुचित और अर्थव्यवस्था के समुचित विकास और संपन्नता के लिए, उसकी प्रभावशीलता के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था राजनीतिक नीतियों पर प्रभावित होती है। सामाजिक जो समाज का ढांचा है, जो प्रचलित व्यवस्था है, उसमें धन का विनिमय, वस्तु का उत्पादन उपभोग, कर आरोपण, विदेशी मुद्रा, आयात निर्यात, उद्योगों की स्थापना, ये सब राजनीतिक व्यवस्था पर निर्भर करते हैं कि किस तरह से उन जो अर्थव्यवस्था का संचालन राजनीतिक व्यवस्था करती है। यदि वो संचालन संपूर्ण प्रॉपर तरीके से करती है, नीतियों को एक व्यापक दृष्टि से नीतियों का निर्माण करती है और इनमें समग्र आर्थिक दृष्टि से समग्रतापूर्ण नीतियों को एक लंबी और प्रभावी योजना बनाती है राजनीति सरकारें, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था विकसित होती है। चीन इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तो अर्थव्यवस्था है वो राजनीतिक नीतियों पर भी निर्भर करता है। और युद्ध होता है उसका भी प्रभाव पड़ता है। किसी भी देश में यदि युद्ध होता है तो उसमें अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अमेरिका की आर्थिक स्थिति में अपेक्षाकृत गिरावट उत्पन्न होगी जब वो वियतनाम के युद्ध में फंसा हुआ था। उसी प्रकार 1962 भारत चीन युद्ध, 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी भारत की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा था। और 1973 में जब पश्चिम एशिया के युद्ध के परिणामस्वरूप जो पेट्रोल की उपलब्धता और आर्थिक स्थिति पर भी संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा था। इस तरह से अर्थव्यवस्था है वो राजनीति से प्रभावित होती है। दोनों में अंतर का देखें तो इन दोनों में प्रमुख अंतर है अध्ययन की दृष्टि से, क्योंकि राजनीति विज्ञान का प्रमुख अध्ययन विषय राज्य हैं तथा उनके राज्य और व्यक्ति के संबंध के जो व्यक्ति का पारस्परिक संबंध है उनका अध्ययन करता है, उनसे उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करता है। इसके विपरीत अर्थशास्त्र का अध्ययन जो विषय उसका धन है, वो धन के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, मुद्रा के बारे में अध्ययन करता है। इस अंतर को समझाने के लिए आइवर ब्राउन ने कहा है कि अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः वस्तुओं से होता है, जबकि राजनीतिक विज्ञान का संबंध व्यक्तियों से। एक कीमत का अध्ययन करता है तो दूसरे मूल्यों का अध्ययन करता है। प्रकृति की दृष्टि से अंतर ये है कि राजनीतिक विज्ञान आदर्शात्मक है जबकि अर्थव्यवस्था वर्णनात्मक है। अर्थशास्त्र वह व्यक्ति है जो दाम तो सब वस्तुओं का जानता है पर मान एक का भी नहीं जानता, यानी कि वो सिर्फ वर्णनात्मक विषय है। अब हम पढ़ते हैं राजनीतिक विज्ञान और नीति शास्त्र में क्या संबंध है। नीति शास्त्र बस क्या करता है, ये मानवीय आचरण के सत्य असत्य, शुभ अशुभ, उचित अनुचित, इन सब के बारे में ज्ञान प्रदान करने वाला विज्ञान है। तो डीवी यहाँ कहते हैं कि नीति शास्त्र आचरण का वह विज्ञान है जिसमें मानवीय आचरण के औचित्य, अनौचित्य, अच्छाई, बुराई, इन पर विचार किया जाता है। और राजनीतिक विज्ञान राज्य के भूत एवं वर्तमान रूप के साथ साथ भविष्य के आदर्शात्मक रूप का अध्ययन करता है। और राज्य का आदर्श रूप नीति शास्त्र धारणाओं पर आधारित होता है।
इसलिए दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, दोनों विज्ञान एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। और नीति शास्त्र राजनीति शास्त्र को किस तरह से प्रभावित करता है कि राजनीति की नीति शास्त्र पर निर्भरता होती है। अनेक जो राजनीतिक विचारक हैं जैसे कि प्लेटो है, उन्होंने राजनीति को नीति शास्त्र के एक शाखा के रूप में माना है। इसी प्रकार अरस्तु राज्य को सदजीवन का आधार बताया है, और सदजीवन का आधार मतलब उनका नैतिक जीवन से है। इस प्रकार नैतिक नीति शास्त्र है और राजनीतिक विज्ञान को नैतिक राज्य के साथ साथ नैतिक जीवन के लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। और नीति शास्त्र के बिना राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन विफल है, ऐसा एक्टन कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि समस्या ये नहीं है कि सरकारें क्या करती है, वरन यह है कि उन्हें क्या करना चाहिए। इस तरह से नीति शास्त्र राजनीति विज्ञान को क्या करना चाहिए की प्रेरणा प्रदान करता है। वहीं महात्मा गांधी भी यही कहते हैं कि धर्म विहीन कोई, धर्म से मतलब उनकी नैतिकता से है, धर्म विहीन कोई राजनीति नहीं है, और धर्म से पृथक राजनीति मृत्युजाल है और आत्मा का हरण करती है। इसलिए राजनीति में नीति का होना अत्यंत आवश्यक है। कानून है वो नैतिक मान्यताओं पर ही आधारित होते हैं। जैसे कि जब भी कोई कानून बनता है, वो जब राजनीति के राज्य जो कानून निर्माण के कार्य करता है, तो कानून निर्माण का कार्य नैतिक मान्यताओं के आधार पर किया जाता है। क्योंकि किसी भी समाज की नैतिक मान्यताएं उससे विपरीत जाकर जब कोई राज्य कानून बनाता है तो उसका विरोध किया जाता है। इसलिए राज्य कानून निर्माण के समय नैतिक मान्यताओं का विशेष महत्व रखता है। कैटल कहते हैं कि जब नैतिक विचार स्थायी और प्रचलित हो जाते हैं तो वो कानून के रूप में बन जाते हैं। वस्तुतः कानून का पालन तभी संभव है जब नैतिक औचित्य या न्याय की कसौटी पर खरा उतरते हैं। और इसी नैतिकता को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में भी नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। और भारत के प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं नैतिकता के सिद्धांत के आधार पर चीन के साथ पंचशील सिद्धांत का उन्होंने समझौता किया था। तो राजनीतिक विज्ञान नीति शास्त्र से प्रभावित होती है। अब हम देखते हैं कि राजनीति नीति शास्त्र को क्या देता है। राज्य द्वारा नैतिक जीवन ही संभव बनाया जाता है, क्योंकि नैतिक जीवन व्यक्ति तभी जी सकता है जब वह राज्य में स्थित हो। राजनीति शास्त्र एक व्यावहारिक वातावरण और परिस्थितियाँ पैदा करता है जिससे समाज के सभी मनुष्य नैतिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। शांति एवं सुरक्षा की स्थापना राज्य करता है। समाज विरोधी जो आचरण है, सामाजिक विरोध अपराध है, उनको राज्य दूर करता है। और इसी प्रकार राज्य एक वातावरण उत्पन्न करता है जिससे नैतिक जीवन संभव हो सकता है। बिना राज्य के और उचित सामाजिक वातावरण के राजनीतिक जीवन संभव नहीं हो सकता। इसलिए नैतिकता अपनी पूर्णता और उच्चतम जो है स्पष्टता राजनीति में ही पा सकती है। राज्य द्वारा वास्तविक नैतिक मूल्यों की स्थापना की जाती है। राज्य वास्तविक नैतिक मूल्यों की स्थापना करता है, क्योंकि जब राज्य आदर्शों के साथ साथ यथार्थ की दृष्टि को रखते हुए नैतिक मूल्यों की स्थापना करता है। और राज्य के जो कानून है वो नैतिकता पर ही आधारित होते हैं, नैतिकता को परिमार्जित करते हैं, नैतिकता को ही क्रियान्वित करते हैं। लेकिन दोनों में हम देखते हैं कि अंतर भी है। यदि हम दोनों के अंतर को देखें, क्षेत्र का अंतर देखें, तो राजनीति विज्ञान की अपेक्षा नीति शास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक है। नीति शास्त्र समस्त मानवीय आचरण का अध्ययन करता है और राजनीति शास्त्र केवल राजनीतिक कार्य और आचरण का अध्ययन करता है। अध्ययन वस्तु में देखें तो राजनीति विज्ञान राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन नीति शास्त्र आचरण से संबंधित है। इसके संबंध में कैटलिन कहते हैं कि नीति शास्त्र से एक राजनीतिज्ञ यह सीखता है कि अनेक मार्गों में से कौन सा मार्ग वांछनीय है, और राजनीतिक विज्ञान यह बताता है कि व्यवहारिक दृष्टि से कौन सा मार्ग अपनाया जाना सुलभ होगा। यानी नीति शास्त्र वांछनीयता को बताता है और राजनीति शास्त्र उसके लिए मार्ग प्रशस्त करता है, सुलभ मार्ग प्रशस्त करता है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे से प्रभावित हैं। अब राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान की बात करें तो मानव शरीर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण मस्तिष्क भाग है और मानसिक जीवन से अलग मानवीय जीवन वस्तुतः कुछ भी नहीं है। मनुष्य के जितने भी आवेग, भावनाएं, समृद्धियाँ, प्रवृत्तियाँ, विचार जो भी हैं वो सब मनोविज्ञान में समृद्ध किए जाते हैं। और राजनीति और जो है राजनीति विज्ञान मनोविज्ञान से प्रभावित होती है। मनोविज्ञान क्या देता है राजनीति विज्ञान, क्योंकि निर्भर कैसे है राजनीतिक विज्ञान मनोविज्ञान पर। यहाँ हम देखते हैं कि व्यक्तियों से राज्य का निर्माण होता है और व्यक्तियों के राजनीतिक कार्य उनकी मानसिक गतिविधियों से प्रेरित होते हैं।
जेम्स प्राइस ने बहुत सुंदर कहा है कि जो व्यक्तियों की जितनी भी राजनीति की जितनी भी जड़ें हैं वो सब मनोविज्ञान में ही निहित है। व्यक्तियों के जितने भी जो भी कार्य करता है मनुष्य, वो उसकी मस्तिष्क के विचार, उसकी भावनाओं, उसके संवेग, उनके आवेग, उनसे प्रभावित होता है। तो राजनीति है वो मनोविज्ञान पर निर्भर है। और जो मनुष्य के व्यवहार के अंतर्गत राजनीतिक क्षेत्र में केवल वही व्यक्ति सफलता प्राप्त करते हैं जो देश के जो मस्तिष्क को पढ़ सकते हैं, देशवासियों के मन मस्तिष्कों को भली भांति समझ सकते हैं। तो ये एक मनोविज्ञान है जिसको, और ये एक स्पष्ट उदाहरण भी हमें देखने को मिलता है। जिसको व्याख्या करने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है कि किस तरह से जो नेता मनुष्यों अपने मतदाताओं के व्यवहार को, उनके मानसिक अवस्था को, उनके मस्तिष्क को पढ़ने में सक्षम होता है। वो उनकी भावनाओं के अनुरूप योजनाएं बनाता है या उनकी घोषणाएं करता है, तो व्यक्ति राजनीति में सफल होता है। तो राजनीति मनोविज्ञान से बहुत अधिक प्रभावित होती है। मनोविज्ञान को पढ़ने वाला राजनेता हमेशा सफल रहता है। इसी तरह से हम देखें तो जब महात्मा गांधी थे तो उन्होंने भारतीय मनोस्थिति को ही उचित रूप से आगे बढ़ाया था। उसी प्रकार 1969 में जब कांग्रेस के विभाजन के बाद अपने जो विरोधियों की तुलना में श्रीमती गांधी थी वो सफल रही थी, और इंदिरा गांधी ने भारतीय जनता की मनोस्थिति को अच्छे से उन्होंने समझा था, और उस मनोस्थिति के कारण ही वो आगे जाकर सफल हुई थी। इसी प्रकार माना जाता है कि वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी भी भारतीय मतदाताओं के जो मनोस्थिति है उनको समझने में सफल रहे हैं, और उन्हीं के आधार पर उनके इतने प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं। तो मनोविज्ञान को, मनुष्य के मस्तिष्क को, मतदाताओं के मस्तिष्क को समझने वाला राजनेता हमेशा सफल होता है। तो राजनीति में मनोविज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। क्रांति से सुरक्षा के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। यदि राजनीतिक मनोविज्ञान का यथोचित रूप से प्रयोग करें तो क्रांति जैसे विपत्तियों से सुरक्षित रखा जा सकता है। क्योंकि क्रांति तब होती है जब व्यक्तियों के मनोविज्ञान को समझने में सरकार असफल होती है। तो इस संबंध में गार्डनर ने ठीक कहा है कि सरकार के स्थिर और यथार्थ में लोकप्रिय होने के लिए जो उनके अधीन व्यक्तियों के मानसिक विचारों और नैतिक भावों को अभिव्यक्त तथा प्रतिबिंबित करना चाहिए। संक्षेप में सरकार को जाति की जो जनता है उसकी मानसिक प्रवृत्ति के लिए उस सरकार को उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए, तो वो सरकार सफल रहती है। और इसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में मनोविज्ञान का लगातार प्रयोग बढ़ रहा है। जैसे बेजोट, ग्राम वॉलस, मैकडूगल, एमिल गार्ड, दुर्खिम, ली वॉन आदि के नाम लिए जा सकते हैं जो मनोवैज्ञानिक थे, और राजनीति को मन के सापेक्ष के रूप में समझते हैं और उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण राजनीति का प्रस्तुत करते हैं। और बारकर कहते हैं कि मानवीय क्रियाओं की उलझनों की सुलझाने के लिए मनोविज्ञान कुंजी का प्रयोग आज के दिन का चलन बन गया, और यदि हमारे पूर्वज प्राणी वैज्ञानिक दृष्टि से सोचते तो हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आज सोचते हैं। तो ये तो मनोविज्ञान के राजनीतिक विज्ञान को प्रभावित करने वाले तथ्य हो गए। अब हम देखते हैं कि राजनीतिक विज्ञान मनोविज्ञान को कैसे प्रभावित करती है। सबसे पहले तो ये मनोविज्ञान को सामग्री प्रदान करती है। मनोविज्ञान राजनीतिक तथ्यों का मानसिक अवस्थाओं के प्रसंग में विश्लेषण करता है, और राजनीतिक विज्ञान से सामग्री प्राप्त कर मनोविज्ञान के लिए एक बहुत उचित और रुचिकर विषय प्रतीत होता है, और मनोविज्ञान इस राजनीतिक विज्ञान के विषय को उठाकर एक अध्ययन सामग्री के रूप में प्रस्तुत करता है। इसी तरह से राजनीति जन मनोविज्ञान को प्रभावित करती है। एक देश की शासन व्यवस्था का जो रूप और सरकार का जो संगठन होता है उसका व्यक्तियों के सोचने, विचारने और व्यवहार करने के ढंग पर प्रभाव पड़ता है। इस तरह से हम देखते हैं कि मनोविज्ञान और राजनीतिक विज्ञान संबंधित हैं, लेकिन अंतर अध्ययन की दृष्टि से हम देखें तो मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, और चाहे वह मानसिक क्रियाएं आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक किसी भी क्षेत्र में हो सकती हैं, किंतु राजनीतिक विज्ञान केवल मनुष्य की राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। प्रकृति की दृष्टि से अंतर ये है कि मनोविज्ञान का संबंध मनुष्य के स्वभाव और व्यवहार के यथार्थ स्वरूप से है, मूल्य या आदर्शों से नहीं है, जबकि राजनीतिक विज्ञान यथार्थ स्थिति के साथ साथ आदर्श का विवेचन करता है। आधारभूत दृष्टिकोण में दोनों में अंतर ये है कि मनोविज्ञान आदिम असभ्य जीवन की प्रवृत्तियों के माध्यम से वर्तमान स्वरूप के सभ्य सुसंस्कृत जो जीवन है उसको समझने की कोशिश करता है, किंतु राजनीतिक विज्ञान मनुष्य के सभ्य, सामाजिक और विवेकशील मानते हुए उसका अध्ययन करता है।
ठीक है, तो ये दोनों में अंतर हो गया। अब राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र में संबंध तो देखें तो दोनों में उद्देश्य की समानता है। उद्देश्य की समानता कैसे? क्योंकि दर्शन शास्त्र का उद्देश्य भी ये खोज करना होता है कि सृष्टि क्या है, विश्व क्या है और उसका मूल कारण क्या है। उसी प्रकार राजनीति विज्ञान का उद्देश्य भी यही है कि राजनीति और राजनीतिक जीवन के स्वरूप, उनके मूल की खोज करना। इस तरह से दोनों उद्देश्यों की समानता है। अध्ययन स्वरूप की समानता है कि जो दर्शन शास्त्र सैद्धांतिक और वैचारिक अध्ययन पर विषय है, यानी कि सिद्धांत, इसका यथार्थ में कोई स्वरूप नहीं है दर्शन का, ये सिर्फ वैचारिक और सैद्धांतिक अध्ययन करता है। ये चेतन अचेतन द्वैतवाद, जड़ द्वैतवाद, चेतन द्वैतवाद, प्रकृति, मूल तत्व, इनका अध्ययन विस्तृत रूप से करता है। और राजनीतिक विज्ञान सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक विषयों का अध्ययन भी करता है, लेकिन सिद्धांत का अध्ययन भी इसका एक महत्वपूर्ण भाग राजनीतिक विज्ञान का है। इसलिए वो राज्य की उत्पत्ति, राज्य के उद्देश्य, स्वतंत्रता, समानता, विधि, संप्रभुता, इन सब विषयों के अध्ययन राजनीतिक विज्ञान भी करता है। और उन दोनों में अध्ययन विधि की संबंधी समानता भी है। अध्ययन विधि यानी कि दार्शनिक संबंधी, दार्शनिक जो पद्धति है दर्शन शास्त्र की, उस पद्धति का प्रयोग कई बार राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में भी किया जाता है। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि जो दर्शन शास्त्र संपूर्ण जीवन, जगत, सृष्टि और नियामक तत्व उन सब का अध्ययन करता है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान केवल मनुष्य के राजनीतिक जीवन और राजनीतिक व्यवहार और राजनीतिक विषय का ही अध्ययन करता है। प्रकृति में मूल अंतर यह है कि दर्शन शास्त्र विषय की मूल प्रकृति सैद्धांतिक और वैचारिक है। वो सृष्टि, जगत के मूल तत्वों की खोज, वैचारिक मान्यताएं, तर्क, कल्पना, चिंतन, इन सब का अध्ययन करता है और सिर्फ सैद्धांतिक है। जबकि राजनीतिक विज्ञान है वो सैद्धांतिक के साथ साथ सैद्धांतिक और वैचारिक के साथ साथ यथार्थवादी या व्यवहारवादी अध्ययन को भी करता है। क्या हो रहा है, कैसा होता हुआ है, इनका भी अध्ययन करता है। और राजनीतिक विज्ञान का मुख्य जो विषय साकार और मूर्त है, प्रत्यक्ष है, जबकि दर्शन शास्त्र जो है निराकार, अमूर्त, अप्रत्यक्ष, क्या है, कारण क्या है, जगत, मूल जगत का स्वरूप क्या है, चेतन तत्व क्या है, अचेतन तत्व क्या है, प्रकृति का आधार क्या है। तो इस तरह से अमूर्त एवं अप्रत्यक्ष तत्वों का अध्ययन दर्शन शास्त्र करता है, जबकि राजनीतिक विज्ञान साकार एवं मूर्त एवं प्रत्यक्ष विषयों का अध्ययन करता है। अध्ययन पद्धति में दोनों का अंतर ये है कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की पद्धति अनुभविक एवं दार्शनिक दोनों है, जबकि दर्शन शास्त्र का अध्ययन पद्धति केवल दार्शनिक ही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक विज्ञान है एक अन्य जितने भी सामाजिक विषय हैं उनके साथ सह संबंधित होकर अध्ययन करने की जो प्रवृत्ति है वो अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति कहलाती है। और राजनीतिक विज्ञान का इसमें व्यापक तरीके से वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है। धन्यवाद।